चलो। हाँ भाई, कहाँ तक किए थे कल? कहाँ तक पढ़े थे कल लास्ट? लास्ट वो थी क्या जिसमें सेल कहा जाता है? 8 नंबर तक लिख दिया था ना कल? ठीक है। तो देखो, एमएस एक्सेल जो है वो रो और कॉलम का समूह पढ़े थे हम लोग। वर्कशीट पढ़े थे, वर्कबुक पढ़े थे, उसके बाद में स्प्रेडशीट देख लिया था, उसके बाद में लेफ्ट से राइट रो थी, टॉप से बॉटम कॉलम थे, रो को नंबर से डिनोट किया था, कॉलम को अल्फ़ाबेट से डिनोट किया था, सबसे छोटी वर्किंग यूनिट सेल थी, रो और कॉलम जहां पर मिलते हैं उसे हमने सेल कहा था। ठीक है यहाँ तक? अब देखो, किसी भी सेल का जो एड्रेस है वो यहां तक तो क्लियर है कि भाई रो और कॉलम से बनेगा। ठीक है, जहां से रो आएगी और जहां पर कॉलम आएगा वो दोनों जहां पर मिलेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेल कहेंगे। तो प्रश्न बनता है कि किसी भी सेल का एड्रेस बनता कैसे है? रो और कॉलम से बनता है या कॉलम और रो से बनता है? तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी सेल का एड्रेस उसके रो और कॉलम के नंबर से बनता है, लेकिन कॉलम का नंबर पहले और रो का नंबर आता है बाद में, यानी कि कॉलम आएगा पहले और रो है वो आपका हो जाएगा बाद में। तो एफ 8 सेल है, तो एफ क्या है? कॉलम, 8 क्या है? रो। जैसे A1 में ए क्या है? कॉलम, और 1 क्या है? रो। मतलब अल्फाबेट ध्यान में रखना है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है तो वो कॉलम होगा, नंबर है तो वो रो होगा। तो F8 में F क्या है? कॉलम है। सीधी सीधी बात है भाई, अल्फाबेट से समझ में आ गया। तो किसी भी सेल के एड्रेस में पहले कॉलम आता है, बाद में रो आती है। क्लियर? हाँ। एक्सेल 2007 से बात करें, देखो एक्सेल के जब वर्जन की बात करें तो 1990 से स्टार्ट हुए थे, फिर धीरे 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 बढ़ते गए। 2003 जो वर्जन था वहां तक तो कुछ चेंजेस आए, उसके बाद में और अपडेशन हुआ। ठीक है, तो एक्सेल 2007 से मतलब एक्सेल 2007 के बाद 2010, 2013, 2017, 2019, 2021 जो वर्जन है उनमें टोटल जो रो है वो कितनी होती है? 10,48,576। और टोटल कॉलम जो होते हैं वो होते हैं 16,384। अब क्योंकि कॉलम किस में बताते हैं? अल्फाबेट में, ABCD बताते हैं। तो ऐसे करके 16,384, जैसे ABCD स्टार्ट किया, जेड पे खत्म हो गया, फिर A B A C A Z लिखा, फिर BABCBDBE ऐसे किया, करते 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 लास्ट जो कॉलम मिला हमें वो क्या मिलता है? XFD। तो पूछा जाता है एक्सेल की लास्ट कॉलम, एक्सेल का लास्ट कॉलम क्या होगा? XFD। और एक्सेल की लास्ट रो क्या होगी? 10,48,576। एक्सेल 2003 तक, यानी कि जो पुराने वर्जन थे उसमें 65,536 रो आती थी, कॉलम 256 आते थे, जिसे इंग्लिश में IV कहते थे। ठीक है, आपको अगर पूछे आज की तारीख में, अगर आपके प्रश्न आ गया एग्जाम में कि एक्सेल में टोटल कॉलम कितने होते हैं, तो टोटल कॉलम जो होते हैं, क्या हुआ भाई? हैं? बाहर जाना है? हैं? नहीं नहीं, उसे बोल रहा हूँ कि बाहर चले। हैं? नहीं जाना? क्या बोल रहे? बोल। नहीं जानो? बोल। कटे कौन जानो? पर ठीक है, जन बस अटिन बोर्ड पर लिख लो ना, समझो। उठिन बाता मत करो।
तो पुराने वर्जन तक टोटल कॉलम आपके थे टोटल मिलाकर के 256, से इंग्लिश में आईवी कहते थे। अब अभी आपको प्रश्न आता है भाई एक्सेल में लास्ट रो का एड्रेस क्या होता है, तो 10,48,576। एक्सेल में लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या होता है, तो वो XFD बोला जाएगा। ठीक है, XFD पूछा जाता है। अभी जो CET हुआ था राजस्थान में, उसमें था कि एक्सेल के कॉलम को A, B, C डॉट डॉट से डिनोट किया जाता है, ठीक इसी प्रकार सबसे अंतिम कॉलम का एड्रेस क्या होगा, तो वो हो जाएगा XFD। ठीक है, ये दिख रहा है XFD मतलब क्या हो गया, ये वाला ABCD ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, XFD। उतारो, लिखो यहां तक। भाई विकास कॉपी कहाँ है, आया हुआ है ना, कैसे नहीं आया, कल नहीं आया था, PDF से नहीं लिखे क्या फिर? कोई बात नहीं। हो गया? वापिस दे, फेंकने काम आएगा। फोन आ गया था तो यहीं पे बैठ के उठा लेंगे हम। वाह। ओह, तो इतना बोल रहा था तो काट के मैसेज भी कर देता, क्या उतना दिमाग चला नहीं? चला? अच्छा चला नहीं। लिख दिया। तो देखो एक्सेल के अंदर
सेल को उसके नाम से पहचाना जाता है और उसका नाम बनता है उसकी रो और उसके कॉलम के एड्रेस से। ठीक है, अब किसी भी सेल का जो एड्रेस बनता है वो बनता है, पहले कॉलम आता है उसके बाद में रो आती है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? टोटल रो कितनी? 10, 48, 576। टोटल कॉलम कितने? 16, 384। अब आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं ये प्रश्न ये बनता है कि एक्सेल की पहली रो का एड्रेस क्या है? 1 एक नंबर होता है। अंतिम रो का एड्रेस क्या हो जाएगा? 10,48,576। पहला कॉलम क्योंकि अल्फाबेट है तो पहला कॉलम क्या बनेगा? ए, और अंतिम कॉलम है वो क्या बनेगा? XFD। अब आपको जब सेल बनाते हैं तो पहले कॉलम आता है फिर रो आता है, तो अगर आपसे पूछे पहली सेल तो पहला कॉलम क्या है? ए, और पहली रो क्या है? 1। तो एक्सेल की पहली सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? A1। एक्सेल की लास्ट सेल का एड्रेस, तो लास्ट कॉलम क्या है? XFD, और लास्ट रो क्या है? 10, 48, 576। तो एक्सेल की लास्ट रो का सेल का एड्रेस XFD 10, 48, 576। कोई समस्या नहीं? एक बात, एक्सेल में किसी सेल का जो एड्रेस है वो कहां पर डिस्प्ले किया जाता है? वो किया जाता है, यहां पर दिख रहा है, ये क्या है? नेम बॉक्स या एड्रेस बार। जैसे ये सेल सेलेक्ट दिख रही है आपको, ए और 1 करके A1 दिख रहा है यहाँ पे, तो किसी भी सेल का एड्रेस जो है वो नेम बॉक्स या एड्रेस बार में डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, कहां पर? नेम बॉक्स या एड्रेस बार में डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, और अगर सेल के कंटेंट की बात करें, यानी कि सेल के अंदर आपने कुछ लिखा है तो वो डिस्प्ले होता है यहाँ पे, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। बात समझ में आ गई? तो टोटल रो कॉलम और किसी भी सेल का एड्रेस नेम बॉक्स या एड्रेस बार में डिस्प्ले होता है, और किसी भी सेल के जो कंटेंट है, कंटेंट मतलब अंदर जो आपने जैसे माना कि राम लिख दिया तो राम कहां दिखेगा? फॉर्मूला बार में, और सेल का एड्रेस कहां दिखेगा? नेम बॉक्स में। समझ में आ गई बात? उतारो, लिखो यहां तक। तो रफ में लिख लेता, घर जाके फेयर कर लेना कि PDF से लिखेगा। अच्छा, फेयर तो लाया? पन्ने दो दो फाड़ के कॉपी में से, 2 पन्ने दे देता हूँ भाई, उसमें लिख लेना। यो क्या नहीं, मूड ही नहीं है। हाँ, नहीं विश्वास है विकास पे, तो मोदी जी को ही विश्वास है, हो रहा है विकास। हाँ विकास, अब पता नहीं कैसे होगा और कब होगा, हो तो रहा है। कल है ना सैटरडे, तो आपके सैटरडे को ट्रेड की होती है क्लास? क्या क्या से क्या टाइम होता है? 11 से 2-3 तक ना? उससे पहले, 11 से पहले कोई नहीं है ना? तो है ना, सुनना सुनना सुनना, अपनी कॉपी चेक करना, साथ में देखो। कंप्यूटर का परिचय हो गया था, सिस्टम हो गया था, है ना? सिस्टम में हमने थोड़ी बहुत बात करी थी, फिर इतिहास पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद में कंप्यूटर की मेमोरी हो गई थी, सॉफ्टवेयर हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मेमोरी हो गई। कंप्यूटर मेमोरी पढ़ चुके? पूरी पढ़ चुके? ठीक है, MS वर्ड पढ़ लिया, MS एक्सेल खत्म हो जाएगा आज। इंटरनेट नहीं पढ़ा है और वायरस नहीं पढ़ा है, 2 ही बातें हैं।
कल 1.5 घंटे में हो जाएगा। 11 बजे होता है ट्रेड, कल 9:30 से 11 में खत्म। इतना ही है तुम्हारे। पिछली बार किए थे अपन ने 4-5 दिन पढ़े थे, मतलब 8-10 घंटे पहले पढ़ लिया था। और अभी इतना ही है तुम्हारे। 20-1 घंटे का है, 15-20 घंटे का कंप्यूटर है। है नहीं हुआ अभी। हाँ, इस हफ्ते में तीसरी क्लास ही तो है, और भी 1.5 घंटे की क्लास चल रही है, तो अभी 2 बाकी है। कल कल के दिन में फिनिश कर दूंगा। अगर लगेगा 2 घंटे 3 घंटे बुलाना है तो 8 बजे से बुला लूंगा। ठीक है। तुम्हारा डीजल चलता है 8 बजे? अच्छा तुम और क्या, और भी दूसरे ट्रेड है क्या तुम्हारे? इलेक्ट्रिशियन 11 से चलती है, 10 से। तो फिर 11 कौन सा ट्रेड है? मैं देख लूंगा कल, जो भी ट्रेड होगा तुम्हारा मैं ट्रेड एक आध हटा दूंगा कल। डीजल कितने से कितने बजे तक चलता है? तेरे भाई कहाँ है आज? पता नहीं है, भाई का ही पता नहीं है। बगल में कहाँ रहता है? भाई है तुम्हारा और दूसरे मकान में रहता है, तुम्हारे साथ नहीं रहता क्या? हाँ वही है, उसको अलग घर दे रहा है, वो थोड़ा आतंकवादी प्रवृत्ति का आदमी है वो। बाकी करते क्या, गुलछर्रे उड़ाता है वो, लगता तो यूं ही है। गुलछर्रे उड़ाता होगा। सही है। तो तुम्हारा वो सगा भाई तो नहीं लगता मेरे को। नहीं है? चाचा जी का, काका जी का है क्या? ठीक है। हो गया यहाँ तक। तो टोटल एड्रेसेस पूछे जाते हैं, किसमें क्या डिस्प्ले किया जाता है, ये लाइन पीछे सीधी सीधी पूछी जाती है। एक्सेल में किसी भी सेल में इंसर्ट किए गए कंटेंट को कहाँ डिस्प्ले किया जाता है? तो उसे डिस्प्ले किया जाता है फॉर्मूला बार में। किसी भी एक्सेल के एड्रेस को कहाँ डिस्प्ले किया जाता है? नेम बॉक्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगली बात, एक सेल को जब हम लोग मल्टीपल सेल्स में तोड़ते हैं, ठीक है, मतलब माना हमारे पास एक सेल है, उसे बहुत सारी सेल में बनाना है, माना एक सेल के 10 पार्ट करने हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तोड़ना, स्प्लिट सेल। अगर किसी एक सेल को हम लोग बहुत सारी सेल्स में तोड़ते हैं तो उसे स्प्लिट सेल बोलते हैं। और इसका उल्टा, जब बहुत सारी सेल को जोड़ करके एक बनाते हैं तो उसे कहते हैं मर्ज। तो स्प्लिट सेल मतलब तोड़ना, और मर्ज सेल का मतलब होता है जोड़ना। अब एक प्रश्न बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये प्रश्न आया हुआ है, एमएस एक्सेल में किन्हीं भी मल्टीपल सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी कमांड यूज में होती है? तो ध्यान रखना, एक्सेल में मर्ज तो फीचर है, लेकिन जो बटन है वो मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज खाली बटन नहीं होता है। यहां पर ये दिख रहा है, खाली मर्ज नाम का बटन नहीं है, मर्ज एंड सेंटर नाम का बटन है। और यही प्रश्न बनता है कि एक्सेल में मल्टीपल सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा बटन यूज होता है, और ए ऑप्शन में मर्ज होता है। तो ऑप्शन हमारा होगा मर्ज एंड सेंटर। खाली मर्ज यूज नहीं होता है, मर्ज एंड सेंटर यूज होता है। ठीक है, तो जो कमांड है वो मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। ठीक है, हम करंट में जिस सेल में काम कर रहे होते हैं उसे बोला जाता है एक्टिव सेल। और एक बार में क्या 10-15 सेल में काम कर सकते हो? नहीं कर सकते, एक बार में केवल एक सेल में काम कर सकते हो। तो इसलिए पूछा जाता है एक्टिव सेल की संख्या कितनी होती है? एक। ठीक है, एक्सेल में जब किसी सेल में हम कमेंट इंसर्ट कर देते हैं तो उसे कहा जाता है क्या? उसे कहते हैं सेल टिप। और जब सेल टिप इंसर्ट होता है तो सेल के टॉप राइट में यहां पर लाल कलर का त्रिभुज आ जाता है। प्रश्न बन चुका है कि एक्सेल की सेल में जब आप लोग कोई कमेंट इंसर्ट करते हैं या कोई सेल टिप इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है? तो उस सेल के टॉप राइट में एक क्या आ जाता है? लाल कलर का त्रिभुज। ठीक है, उतारो। लिखो।
हो गया। हो गया। ये डब्बा भी बना लेना और लाल रंग भी कर देना इसको। क्या? नहीं है? दूसरा रंग कर देना यार, और मान लेना। और रीजनिंग में आता ना कि नीला अगर लाल हो, लाल अगर काला हो, तो फिर पीला क्या होगा? हैं? वाह, बहुत अच्छे। तू तो लाल कर। ये हर लाइन जो है ना, हर लाइन एक प्रश्न है। और वाकई में मतलब बता सकता हूँ, राजस्थान के इतने सारे पेपर उठा करके हर लाइन आपको किसी ना किसी पेपर में 100% मिली हुई है, और वहीं से टाल टूल के निकाले हुए हैं बस। और ये आपको केवल एलपी की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम, सब जगह जो ना सेम टू सेम पोर्शन काम आने वाला है, सेम सेम टू सेम। हम्म। हाँ, कोई भी एग्जाम बता रहा हूँ ना, कहीं भी उठाओ आपको मिलेगा। आप पेपर उठाओगे कंप्यूटर के ना, तो आपको इन्हीं 20 पॉइंट में से ही प्रश्न मिलेगा, अगर एक्सेल का है तो। बस। चले? हाँ, उतार लो। अरे नहीं हटाऊं रे, डरो मत ही रे, उतार लो। कहीं 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 यू यू कहीं करे। यू बोलो सर, साइड में हो जाओ। यू। हाँ, पानी मांग रहा है। बस। हो गया यहाँ तक? चलो। तो देखो, एक्सेल में बहुत सारी सेल्स को अगर आपस में जोड़ते हैं तो उसे मर्ज कहते हैं, और वही उल्टा अगर एक सेल को बहुत सारी सेल्स में तोड़ते हैं तो उसे स्प्लिट सेल कहते हैं। ठीक है। हम एक बार में किसी एक ही सेल में काम कर सकते हैं, और उस सिंगल सेल को हम लोग बोलते हैं एक्टिव सेल। ठीक है। एक्सेल में जब किसी सेल में हम लोग अगर कमेंट इंसर्ट करें तो उसे हम लोग कहते हैं। हाँ भाई, दोनों बालकों, क्या कर रहे हो? उसके हाथ में फोन है क्या? देख तो, इसके हाथ में जस्ट। तो क्या कर रहे हो तुम दोनों वही हो जो पहले दिन बाहर गए थे? वही हो? तो कैसे पढ़ोगे तुम? क्या कर रहे हो? क्या बातें चल रही तुम दोनों में?
हम्म, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो क्या पढ़ाई के बारे में चर्चा कर रहा हूँ? माय गॉड, तो ये क्या है? ये समय बर्बादी कर रहा हूँ मैं, और तुम पढ़ाई की अलग ही चर्चा कर रहे हो, वो जैसे वो लिख लिया। तेरी कॉपी में लिखा है या नहीं लिखा? दोनों के बीच एक कॉपी तो नहीं है? अलग अलग लिखे हो क्या? कुछ नहीं, अलग अलग कॉपी है ना? हाँ, फिर ठीक है। कुछ नहीं, आदत गंदी हो जाती है फिर। चलो यहाँ तक क्लियर, चले आगे, आ जाओ। अगली बात, एक पूछा जाता है बहुत बार कि एक्सेल के अंदर जब हम लोग किसी सेल में कोई नंबर एंटर करें तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो जब नंबर इंसर्ट करते हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट या राइट। तो एक चीज याद रखनी है आपको कि एमएस एक्सेल में जब हम लोग न्यूमेरिकल यानी नंबर की वैल्यू इंसर्ट करें तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है, राइट। दिख रहा है सेल में किधर आ जाता है, राइट साइड में। उसके अलावा आपको कैसा भी प्रश्न दे दे, अल्फाबेट किधर जाएगा, लेफ्ट में। अल्फा न्यूमेरिकल यानी कि अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन किधर जाएगा, लेफ्ट में। स्पेशल कैरेक्टर जाएंगे किधर, लेफ्ट में। एक ही बात याद रखनी है, एमएस एक्सेल में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है, बाकी सबका लेफ्ट होता है। लिखो। अब यहां पर चाहो ना तो ये सारी बातें नीचे वाली लिखने की जरूरत नहीं है, केवल पहली लाइन लिखो 21 वाली, ठीक है, लाइन राइट होता है। इसके अलावा सभी प्रकार की वैल्यूज का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद में ये लाइन लिख देना, इसके अलावा सभी प्रकार की वैल्यूज का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, ठीक है। केवल नंबर राइट में जाएगा, बाकी सब कुछ जो है वो लेफ्ट में आएगा। लिखो। क्या ये सब याद करने पड़ेंगे? याद तो करने पड़ेंगे बिना याद किए तो कैसे चलेगा? इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में अगर नोट्स इंग्लिश में लिखा था कि इन एक्सेल द अलाइनमेंट ऑफ एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी राइट एंड द रिमेनिंग वैल्यूज विल बी इन द लेफ्ट, ये अगर लिखाओ ना तो तुम बोलो इंग्लिश लिखाई है भाई। इसमें एक्सेल की सेल में न्यूमेरिकल वैल्यूज, अब ये न्यूमेरिक वैल्यू समझ में नहीं आता भाई, का डिफॉल्ट अलाइनमेंट समझ में नहीं आता, राइट नहीं आता, लिखो दाया होता है। इसके अलावा सभी प्रकार की वैल्यूज को हिंदी लिखूं, का डिफॉल्ट अलाइनमेंट बाया होता है, फिर खुद बोलोगे इतनी क्या हिंदी है। और टेक्निकल सब्जेक्ट है, महेंद्र जी सर भी जब इलेक्ट्रिशियन पढ़ाते तो कुछ कुछ तो इंग्लिश में लिखाते होंगे और बोलते भी होंगे इंग्लिश में पढ़ो। नहीं, बट इंग्लिश में ही लिखाते ना, कुछ टर्म्स जो होती है ना वो इंग्लिश में ही सही रहती है, वो हिंदी में समझोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं नो मोमेंट, एक्सेल में जब आप अलाइनमेंट चेंज करते हो तो क्या होता है, तो इंग्लिश में तो लिखवाता हूं मैं नो मोमेंट, हिंदी में आता है कोई गमना गम नहीं, कोई गमना गम नहीं। अब क्या गमना गम, क्या गमना गम मतलब ना इधर होता है ना उधर होता है, जैसे बजाय मोमेंट ही लिखा तो बहुत बढ़िया है। तो फिर यूं तो कुछ कुछ टर्म्स हिंदी में सही, इंग्लिश में सही है। अब एक्सेल की सेल में विशेष अक्षरों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट बायां होता है, बताओ 24 नंबर की लाइन को क्या स्पेशल कैरेक्टर सही नहीं है? समझ में आता है स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या, एट द रेट ऑफ, परसेंटेज, स्टार, ये जो कीबोर्ड पे होते हैं ये वाले, ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट मतलब पहले से जो सेट हो रखा डिफॉल्ट,
जैसे आप बाजार से फोन लेके आते हो ना, तो उसमें एक रिंगटोन लगी होती है, वो डिफॉल्ट कहलाती है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, बीच में रह रहा है। गाड़ी का अलाइनमेंट नहीं होता, गाड़ी जब स्टीयरिंग छोड़ दी जाती है उधर जा रहा है, मतलब राइट अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। इधर जा रही है, लेफ्ट अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, सीधी सीधी चल रही है, अलाइनमेंट बराबर है। अलाइनमेंट बिगड़ने से गाड़ी के टायर अंदर से ज्यादा घिसने लग जाते हैं, अंदर की साइड से। यू टायर होता ना, तो यहाँ अंदर की साइड से घस रहा है, तो वहां से पता चलता है अलाइनमेंट सही नहीं है। हो गया? दो ही तो लाइन लिखनी है इस बार, सारा ही लिख रहे हो? लिख दो लिख दो लिख दो, चलो। ये संडे को छुट्टी रहती है क्या? टेस्ट होता है? अच्छा, ट्रेड की भी क्लास संडे को भी होती है? तो फिर तुम्हारी छुट्टी कब होती है? बस, भारत बंद होता तब होती है? अच्छा ठीक है, मतलब फिर आपकी छुट्टी। और वो काम पड़ते तो जोधपुर जाते हैं, तो किसी ना किसी को भेज देते हैं यहाँ पे, तो छुट्टी तो कैसे होती है? मेरे को भेज दिया था भाई, तो आप जोधपुर जाओ, जयपुर जाओ। हैं? होली पे तो देते हैं ना, होली दिवाली तो देंगे ही देंगे। अभी तो छुट्टी करी थी ना, पिछली बार जब मैं आया था सैटरडे संडे छुट्टी थी ना तुम्हारी, नहीं थी क्या? पिछली बार? नहीं, होली के बाद छुट्टी नहीं थी अभी तक। यार होनी चाहिए, मैं कुछ इतना। वो होता है एक उधर एक सबको इकट्ठा किया था उस हॉल में, बड़े वाले में। उस दिन छुट्टी तो थी, तुम्हारे क्लास कौन सी थी? छुट्टी छुट्टी नहीं करनी हमने। पढ़ो। फिर तुम्हारा जो ट्रेड दिन, दो ही दिन चलता है सप्ताह में, तो फिर उसमें भी तो टाइम लगता होगा ना पूरा होने में। तो फिर छुट्टी नहीं चाहिए, कोई छुट्टी नहीं होगी। तुम्हें छुट्टी चाहिए तो घर चले जाना, फोन साथ में लेके जाना, एप्लीकेशन में पढ़ लेना। हम्म। कर लिया करो, एक आध दिन तो एडजस्ट कर ही लिया करो। ये करता ना, देखो ये कौन सा था घर पे जाके पढ़ता तेरा भाई। हो गया यहाँ तक? चलो। अब इंपॉर्टेंट बात आती है एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शंस की। तो देखो, ध्यान से सुनो, कि अगर किसी भी प्रकार की कैलकुलेशंस करनी हो, जैसे माना कि हमें दो वैल्यू को जोड़ना, तो अगर मैं बोलूं 2 + 2, तो उसे बोलते हैं एक्सेल में फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं बोलूं केवल 2 और 2 दूं और वैल्यू आपस में जुड़ जाए अपने आप, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस है, यानी कि देखो, कि एक्सेल में कैलकुलेशंस करते समय यदि वैल्यूज और ऑपरेटर दोनों ही देना पड़े, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फॉर्मूला। जैसे 5 + 2 + 3, 5 2 3 वैल्यू भी दी, प्लस भी लगाया, तब जाकर के जुड़ा। तो अगर आपको किसी कैलकुलेशंस को करते समय वैल्यू और ऑपरेटर दोनों देने पड़े, तब क्या है वो? फॉर्मूला। और अगर कैलकुलेशन करते समय केवल वैल्यू देनी पड़े और कैलकुलेशन अपने आप हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? फंक्शन। जैसे सम बराबर 5 2 3, अब प्लस लगाया क्या? नहीं लगाया। 5 2 3 सम क्या करेगा? जोड़ेगा, ये आपस में अपने आप जुड़ जाएगी, तो ये क्या कहलाता है? फंक्शन। तो एक्सेल में कैलकुलेशन करते समय अगर वैल्यू और ऑपरेटर दोनों देना पड़े, तो उसे कहते हैं फॉर्मूला। केवल वैल्यू देगो और कैलकुलेशन हो जाएगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन। उतारो। एक्सेल में कुछ 10 इंपॉर्टेंट फंक्शन है आप लोगों के सिलेबस के अनुसार, वो फंक्शन लिखेंगे और फिर एक्सेल आपका खत्म हो जाएगा। उतारो यहां तक।
इसमें और कौन है जिनके दूसरा ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन के अलावा, या जिनकी क्लास 8 बजे से लगने वाली है कल? एक ही है क्या? और भी कोई है क्या? नहीं है? नहीं है ना? तो भाई ये काम कर, तू एप्लीकेशन से पढ़ लेगा ना? पढ़ लेगा, इतना विश्वास है? हाँ तो कोई बात नहीं, बाकी आप सब लोग तो इलेक्ट्रिशियन के ही हो। हम्म, तो फिर क्या करें? मैं पढ़ना नहीं छोड़ दूं? तो छुट्टी पर है तो ले 2 दिन ट्रेड पढ़ने नहीं आएगा 2 दिन? हाँ तो बाकी तेरी चॉइस है भाई, हर इच्छा प्रबल है। मोबाइल में क्लास कौन देखता है? मोबाइल में तो देखता ही है विकास। वो आता ना, कौन सा गाना आता है अभी? है? नहीं, कच्चा बादाम पक्का बादाम आता ना वो एक, तो ये वो देखता है मोबाइल में। हाँ यही देखता है, अरे यही देखता है ना। देख देख, बॉल तो ऐसा रह रहा जैसे पड़ोस में रहती है। कि सपना चौधरी इसकी फेवरेट है, होगी क्या पता। हाँ भाई, तो फॉर्मूला और फंक्शन में अंतर समझ में आ गया। एक्सेल में इतना ही पूछा जाता है कि एक्सेल में विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर फॉर्मूला एंड फंक्शन दोनों होगा। एक्सेल में विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हमारे पास में उपलब्ध है, इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है एक्सेल में जो बड़े लेवल पर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर करेंगे। चले, 11:30 किसकी क्लास होती है? कितने बजे तक? कल तो 1 बजे तक कहाँ लेती है? तो 12:15 तो सर ऊपर आ गए थे। अच्छा, लास्ट क्लास सर की है क्या? तभी लास्ट में लिया आराम से। कल 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कितने पढ़ा दे हैं? अच्छा, चलो। तो अब बात करेंगे एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं उनकी। ठीक है, 10 फंक्शन है लगभग लगभग। ठीक है, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, अपने फ़ोन पे थोड़ा रेजोल्यूशन चेंज कर लो, या फिर इस एप्लीकेशन बंद करके वापस आ जाओ, हो जाएगा। वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, टीम आइटम डाउनलोड कर सकें। सर वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, बता रहा है 3 आइटम डाउनलोड कर सके जी। क्या 3 आइटम? क्या 3 एक साथ डाउनलोड नहीं होते क्या? तो एक आदमी तो बोलो। हाँ, बोल। 3 हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते, ये बात है। हाँ भाई, 5 हो जाएगा। तो एक बार 3 कर लो, अगली बार 3 कर लो, अगली बार 3 कर लो, यही बात है। अरे भाई 3-3 की सीक्वेंस में डाउनलोड कर। वो समझ गयो, समझ गयो। अब देखो, एक्सेल में जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम अलग अलग वैल्यू दे दो, और नहीं देते तो हम लोग क्या करते हैं, सेल की रेंज देते हैं। तो एक्सेल में कैलकुलेशंस करते समय पहली सेल और अंतिम सेल लिखी जाती है, बीच की सेल ऑटोमेटिकली क्या है, काउंट हो जाती है। यानी कि क्या हुआ, प्रत्येक फॉर्मूला या फंक्शन को लिखने से पहले बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ये तो क्लियर है। एक्सेल का प्रत्येक फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होता है, बराबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगली बात है कि प्रत्येक फंक्शन में मल्टीपल सेल्स का जब उपयोग करते हैं तो उसके लिए हम लोग सेल रेंज का यूज करते हैं। और सेल रेंज में क्या करते हैं, सबसे पहली रेंज और सबसे आखिरी जो सेल है उसको हम लोग लिख देते हैं। जैसे माना कि A1 से लेकर के A10 तक है ना, तो A2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कैलकुलेशन करनी, हम क्या करेंगे, हम सीधा A1 लिखेंगे और बीच में चिन्ह लगाएंगे कॉलन का। कौन सा? कॉलन। तो दोनों के बीच में कॉलन लगाया, A10 लगा दिया। ठीक है, ये पहली सेल है, ये लास्ट सेल है, और बीच की सेल जो है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, रेंज 3 प्रकार से दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टली,
वर्टिकली डायगोनली है। हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट टू राइट क्षैतिज रूप से, वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर टॉप टू बॉटम, और डायगोनल होता है विकर्ण यानी कि कोने से कोने तक। तो एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, सेल की रेंज देते हैं, और सेल की रेंज में हम क्या करते हैं, केवल पहली और आखिरी सेल बताते हैं और उन दोनों के बीच में सिंबल कौन सा लगाते हैं, कॉलन का। प्रश्न ये भी बनता है कि एक्सेल में सेल रेंज बताने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कॉलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें पहली और आखिरी सेल दे दी जाती है। 3 प्रकार से यूज होता है, ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट और कॉर्नर टू कॉर्नर। कैसे यूज होती है हम देखते हैं आगे, उतारो यहां तक। 3 प्रकार से सेल रेंज यहां पर दी जा सकती है। लिख दिया। तो सेल रेंज में हम लोग चिन्ह कौन सा यूज करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चिन्ह यूज होता है कॉलन का। पहली सेल दे देंगे, अंतिम सेल दे देंगे, बीच में जितनी भी सेल होगी वो अपने आप आ जाती है। अब प्रश्न आपसे पूछा जाता है कभी कभी टोटल सेल्स की संख्या। जैसे सिंपल सा समझो, अगर यूं बोल दिया A1 से लेकर के A50 तक टोटल सेल्स कितनी है, यहां पर A1 से A50 तक टोटल सेल्स की संख्या कितनी है। हाँ, A1 से A50 तक टोटल सेल्स कितनी है, 1 से 50 तक 50 हो गई। अगर ऐसा बोले A1 से लेकर के F1 तक कितनी सेल है, ABCDEF 1 to 1 टोटल 6। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि A1 से लेकर के E10 तक कितनी सेल है।
A1 से E10 तक टोटल सेल्स की संख्या बताओ। कितनी कितनी, कौन बोल रहे 50? तो देखो A1 से E10 तक जाना, तो A1 से E10 तक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो A1 से A10, B1 से B10, C1 से C10, D1 से D10 और E1 से E10। तो हर लाइन में 10-10 सेल हो जाएगी, टोटल मिला करके 50 सेल हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो प्रश्न बनता है ना वो ऐसे बनता है, देखो जैसे A1 से C1 है, यानी A1 से C1 ये कौन सी है, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टली। एक ये भी हो सकता है A1 से A6, A1 से A6 ये कौन सी कहलाती है वर्टिकली, यानी कि ये कहलाती है ऊर्ध्वाधर, ये कहलाती है क्षैतिज। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब जो तीसरा है ये दोनों लिखो तो एक बार, इसमें हॉरिजॉन्टली लिख देना, इसमें वर्टिकली लिख देना, समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आए तो एक लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि अगर किसी भी रेंज में रो का नंबर सेम है, दिख रहा है 1 और 1, तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। अगर किसी में कॉलम सेम है, ए और ए दिख रहा है, तो वो हमेशा वर्टिकल होगा। और जब सारे अलग अलग है वो हमेशा आपका डायगोनली विकर्ण के रूप में होगा। जैसे अगर बोल दिया A1 से लेकर के F1 तक हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो जिसका रो सेम है वो हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। और अगर A1 से लेकर के मैंने बोल दिया A69 तक, तो दोनों का कॉलम सेम है, तो वो हो जाएगा वर्टिकल। समझ में आई बात? उतारो, ये दोनों लिख दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उतारो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों लिख दो, बस इतना सा और इतना सा। अब कैसे काउंट होता है, हॉरिजॉन्टल जो है वो आपका क्षैतिज होता है, वर्टिकल आपका ऊर्ध्वाधर होता है। लिख दिया ना? ठीक है, अगला जो है उसे हम लोग कहते हैं तिरछा। अब देखो ये कैसे काम करता है, दोनों अलग अलग है, A1 से C8, मतलब A1 से लेकर के C8 यहां तक है, यहां तक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनके बीच की जो सेल्स है वो सारी सेलेक्ट हो जाती है। तो A1 से लेकर के C8 तक, मतलब ये पूरी 8 तक, ये पूरी 8 तक, और ये पूरी 8 तक। तो इसका मतलब आपसे प्रश्न पूछे A1 से C8 तक सेल रेंज में कुल कितनी सेल्स होगी, तो A1 से C8 मतलब A भी 8 तक जाएगा और C1 भी C8 तक जाएगा, बीच में B ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर 8 गुणा 3 बराबर 24। क्लियर? हाँ बोलो, उतारो, लिखो। उतारो, पहली और अंतिम सेल की संदर्भ में बीच में जितनी भी सेल्स होती है वो सारी सेलेक्ट हो जाती है। अगर ये बोल दिया कि B10 से F50 तक टोटल सेल कितनी होगी, बताओ जरा। B10 से F50 तक, देखो B से F तक जाते तो टोटल कितना बनता है, BCDEF 5 गुणा 10 से 50 तक जाएंगे तो कितनी बचेगी, 10 से 50 तक जाएंगे तो कितनी बचेगी, 10 से 50 तक, 10 से 50 तक, 10 से 50 तक, 11 से 50 तक नहीं। और 40 ये बच्चा तो मार दो लाभ में। 10 से 50 तक कितना होता है, 41 होता है। मैंने क्या बोला यार, मैंने बोला 10 से 50 तक कितना होता है, यही तो पूछ रहा हूँ कब से। बीच में मैंने एक बार बोला, फिर 11 से 50 तक कितना होगा। भाई 10 से 50 तक में 10 शामिल है, 5 से 15 तक कितना होता है, 11 क्यों है, क्योंकि 5 भी तो शामिल है। तो जब 10 से 50 तक, इसका मतलब 41 हुई ना। तो फिर यही तो लॉजिक है बस, 200
हाँ, 205 सेल होगी, 200 सेल्स नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें। ठीक है, कही 40 हुई, 40 हुई, 40 ही होगी ना? क्या? और तुक्को ही जाओ खुद ही, लिखो, उतारो भाई उतारो। लिख दिया? हो गया भाई? उतारो। हो गया? ठीक है। अगली बात, हेडिंग लगाना, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एक्सेल। अब कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस के अनुसार हैं। तो देखो, सबसे पहला फंक्शन है मिन फंक्शन। मिन मतलब मिनिमम, यानी कि जो रेंज दी जाती है, जो संख्याएं दी जाती है, उनमें उपस्थित सबसे छोटी वैल्यू को डिस्प्ले करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। तो दी गई संख्याओं में से स्मॉलेस्ट को प्रिंट करना हो तो जैसे मिनिमम 5, 7, 2, 9, 12 और 3, सबसे छोटा कौन? 2, आउटपुट में कौन? 2। यानी कि दी गई रेंज में से, दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी को आउटपुट में डिस्प्ले करना। उल्टा फंक्शन होता है मैक्स, यानी कि दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी को प्रिंट करना। वही 5, 7, 2, 9, 12, 3 में से सबसे बड़ा कौन? 12, आउटपुट में आ जाएगा 12। तो लिखो, 1 नंबर मिनिमम, 2 नंबर मैक्सिमम फंक्शन। मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। लिखो। लिख दिया सबने?
आउटपुट तो लिख ले। अगला तीसरा फंक्शन है सम। सम का मतलब होता है जोड़ना, दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ देना। तो जैसे वही 5 7 2 9 12 13 आउटपुट हो जाएगा 38। एवरेज का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो दी गई संख्याओं का औसत निकालने का काम करता है। एवरेज मतलब औसत। औसत कैसे निकालते हैं? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो एवरेज 5 7 2 9 12 1 निकाला तो सबका योग 36 और टोटल संख्या 6, आउटपुट आ जाएगा 6। यहां से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इसमें जितने भी फंक्शन है वो सारे छोटे हैं, तो एवरेज को एवीजी नहीं लिखा जाता है, एवरेज फंक्शन पूरा लिखा जाता है। यह प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन गलत है? मिन मैक्स एवीजी प्रोडक्ट, तो एवीजी नाम का फंक्शन नहीं है, एवरेज पूरा यूज होता है। और ये कनिष्ठ अनुदेशक जो कोपा होता है ना आईटीआई वालों का, उसमें प्रश्न पूछा गया था, बताओ तो कौन सा गलत है, कौन सा नहीं होता है? तो एवीजी नहीं होता है, एवरेज होता है पूरा का पूरा। ठीक है, उतारो। ठीक है, सम मतलब योग कर देना, एवरेज यानी कि औसत निकाल देना। और एवरेज फंक्शन पूरा लिखा जाता है, छोटा नहीं लिखा जाता है। उतारो। पेन चाहिए? ये वंदे भारत एक्सप्रेस के जो है आगे पीछे दोनों साइड इंजन है क्या? है तो इंजन पीछे से खोल के आगे नहीं लगाते क्या? है जो डेमो आती है वही है ना, डेमो जैसी बना रखी है दोनों साइड इंजन। क्यों? नहीं, मेरे पर एकदम यू वीडियो आ रहा है जो नई चली ना केरल से, जो नई वंदे भारत चली, वो क्या समुद्र के किनारे किनारे चल रही है, तो उसके अंदर आ रहा है आगे और पीछे दोनों साइड इंजन में, तो आज पता चला है। गाय का शिकार भी हो गई है, देख लो बोनट खुल गया आगे वाला। हाँ, क्या? किसकी फोटो? वंदे भारत की? वंदे भारत तुम सबने देखी होगी तो भाई। हैं तो जो जीवन में जो टारगेट होता है ना, उसकी फोटो तो दिमाग में सेट होनी चाहिए ना। पता ना कि भाई किसी के वो पीछे पड़ गया तो उसकी फोटो तो दिमाग में चलती ही रहती है। तो फिर तुम ट्रेन के पीछे पड़े हो, बताओ कैसा मतलब दिन है, ट्रेन के पीछे पड़े हो। तो ट्रेन में, ट्रेन टारगेट है तो ट्रेन की फोटो, मोबाइल का वॉलपेपर ट्रेन की फोटो होना चाहिए। घर में यहाँ से वहां तक लंबी वंदे भारत का पूरा नया वॉलपेपर लगाओ दीवार के ऊपर, सुबह शाम यू उसका गेट खोला करो। क्या? हाँ, उससे टारगेट तो रहेगा ना सुबह शाम उठ करके, जैसे इसके भाई के जैसे ये थोड़ी सुबह शाम घूमता ही रहेगा, थोड़ा बहुत तो टारगेट सामने रखना ही पड़ेगा। चलो अगली बात सुनो। अगला जो पांचवा फंक्शन है एक्सेल में उसे कहते हैं काउंट। सुनना भाई, सुनना, थोड़ा सा टिपिकल है। काउंट का मतलब होता है गिनना। गिनती नहीं, गिनता है, जोड़ता नहीं है। ये फंक्शन केवल उन सेल्स की संख्या को बताता है जिसमें नंबर इंसर्ट किया गया है।
ऐसी सेल्स जिसमें नंबर इंसर्ट किया गया उनको काउंट करता है, यानी कि न्यूमेरिकल को काउंट करता है, ठीक है। जैसे काउंट A1 से A7 दिख रहा है, तो A1 से लेकर के A7 दिख रहा है। नंबर 1 है, नंबर 2 है, अल्फाबेट काउंट नहीं होगा, खाली काउंट नहीं होगी। नंबर 3 अल्फाबेट काउंट नहीं, इंग्लिश और गणित काउंट नहीं, यानी कि टोटल कितना 3। बात समझ में आ गया। काउंट फंक्शन दी गई सेल रेंज में से केवल और केवल नंबर वाली सेल्स की संख्या बताता, केवल वो संख्या जिसमें नंबर है, वो सेल जिसमें नंबर है, ठीक है। इसका उल्टा चलता है काउंट ए, काउंट ए, और इसे कहते हैं काउंट ऑल, काउंट ऑल। यानी कि ये फंक्शन सारी प्रकार की वैल्यूज को काउंट करता है, केवल खाली सेल्स को काउंट नहीं करता है। तो ये फंक्शन दी गई सेल रेंज में से नॉन एम्प्टी, यानी कि ऐसी सेल जो खाली नहीं है, को काउंट करता है। तो अब देखो काउंट A1 से A7 आ गया। यहां से देखो कितनी सेल भरी हुई है, 6, एक खाली है, तो खाली को काउंट नहीं करेगा, आंसर निकलेगा यहां पर 6। समझ में आ गया। काउंट फंक्शन केवल नंबर वाली सेल काउंट करता है, और काउंट ए फंक्शन जो है सारी सेल काउंट करता है, केवल खाली सेल्स को काउंट नहीं करता। क्लियर, क्लियर, वाह, उतार लो। काउंट फंक्शन केवल नंबर वाली सेल को काउंट करता है, और ये फंक्शन सबको काउंट करता है, खाली को काउंट नहीं करता, नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। उतारो। ढंग से बताऊं? अच्छा, किसके बारे में? अच्छा, क्या समझ में नहीं आया बताओ तो। कुछ भी नहीं आया तो तुम कुछ लिख भी तो नहीं रहे हो, तुम्हें कैसे आएगा? भाई समझ में आएगा काउंट के बारे में? ये फंक्शन समझ में आ गया? काउंट आ गया, आ गया, आ गया। हाँ, ये चुंगम वाले भैया, सेंटर फ्रेश आ गया, बस। सबको आ गया ना? बस, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है, बस। क्या क्या बोल रहा है बलराम, क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? थोड़ी हिंदी में बोलो ना उसको। कैसे बोल रहा है? ऐसे बोल रहा है। तुम खुद ही बात करके खुद ही हंस लेते हो, कुछ झांके ही नहीं पड़ते हैं, और किसी को ही नहीं पड़ते तुम्हारे आसपास। ले वो तेरी समझ में नहीं आई? वाह रे, थू है रे तेरे को। कम से कम एक बात तो बता जो सबको समझ में आए। हाँ, काउंटिंग ही तो करनी है, बस इसमें समझने की क्या जरूरत है? ये विकास थोड़ा धीरे है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। ये कॉपी में लिखेगा ना तब सब समझ में आ जाएगा। क्या? अरे यूं ही जाओ। उसको टेबल को, उसको उतारोगे तभी तो पता चलेगा A1 से A7 तक है क्या। हाँ, उतारो। स्केल का यूज करना हो। तुझे ही क्यों कर रही है, ना क्या आया करना? किसी को मक्खी परेशान कर रही है क्या रे? नहीं ना? खुद गुड़ी है वो, मिठो आदमी है, तो थोड़ा यो खुशबू उशबू डाल के आया कर, इसलिए दुख दे रही तेरे को मक्खियां। उनको बोल देना वो जो मच्छर वाला आता है ना, ऑल आउट, वो 2-3 लगा दे हुए अंदर, ताकि ठीक हो जाएगा मामला। हो। हाँ, तो सबके लिए कॉमन ही काम आता है, मच्छी मक्खर के लिए ना एक ही चीज यूज कर सकते हैं।
नहीं तो फिर वो बोलते ना, वो लकड़ी जला करके धुआं करो, मक्खी मच्छर भाग जाएंगे। तो एक आध बेंच हाँ बोल देना भाई, मक्खियां आ रही ज्यादा, और ये मत बोलना मैंने बोला है कि एक आध बेंच जला ले गया। H2, एच और दो, ठीक है, तो केवल उनको काउंट करेगा जिनमें नंबर हो, और केवल उनको काउंट करेगा जो खाली नहीं हो। तो काउंट और काउंट ऑल दो फंक्शन यूज होते हैं। इसको कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है, जैसे ये फंक्शन दिया जाता है कि अगर A1 में 5, B1 में राम, C1 में 420 हो, तो काउंट A1 से A100 तक का आउटपुट क्या होगा। यदि A1 में 5, B1 में राम, C1 में 420 है, तो A1 से A100 तक का आउटपुट क्या होगा। हाँ बताओ भाई बताओ। कितना, दो होगा। दो होगा या तीन होगा। मैंने बोला A1 में 5, B1 में राम, C1 में 420 हो, तो फंक्शन काउंट A1 से A100 तक का आउटपुट क्या होगा। दो होगा। हाँ भाई क्या होगा। ये एक वाले कौन है, और दो वाले। ठीक है, तो भाई एक क्यों आया, एक क्यों आया। रेंज देखो क्या लगा रखी है, लॉजिक इतना सही है, A1 से A100 की रेंज लगा रखी है। वैल्यू किसकी दी है, A1 B1 C1 की। तो B1 और C1 रेंज में है क्या, नहीं है। तो रेंज में तो खाली A1 ही है। तो A1 में क्या है, एक नंबर है। तो A1 से A100 का आउटपुट क्या आएगा, एक आएगा, बस। समझ रहे हो भाई, C1 में 420 है, नंबर है, लेकिन फंक्शन क्या है, A1 से A100 तक। तो क्या C1 इस रेंज में है क्या, नहीं है। नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा, एक आएगा, बस। सिर्फ लैंग्वेज का कमाल है, और कुछ नहीं है। प्रश्न टफ नहीं होता कभी भी, प्रश्न तो इजी है, उस प्रश्न की लैंग्वेज को समझना थोड़ा आना चाहिए बस। लिख दिया यहां तक, चले आगे। चलो, छठा फंक्शन है एबीएस। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये किसी भी संख्या की पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट में डिस्प्ले करती है। अब आप इसको पॉजिटिव दोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगी, और नेगेटिव दोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगी। जैसे ए 200 दिया तो भी आउटपुट 200 है, और माइनस का 200 दिया तो भी आउटपुट 200 है। तो एबीएस फंक्शन जो है, एब्सोल्यूट फंक्शन जो है, किसी भी वैल्यू की पॉजिटिव वैल्यू या किसी भी वैल्यू का पॉजिटिव वर्जन या धनात्मक मान जो है वो आउटपुट में डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर दिया 200 माइनस का, तो आउटपुट 200 प्लस का दिया, और अंदर 200 प्लस का दिया, फिर भी आउटपुट जो है वो 200 प्लस का ही आएगा। ठीक है, बता रहा हूं। एब्सोल्यूट फंक्शन किसी भी संख्या की धनात्मक वैल्यू, किसी भी संख्या का पॉजिटिव मान जो है वो डिस्प्ले करता है। उतार। लिख दिया। तो एबीएस फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू का पॉजिटिव वर्जन या धनात्मक मान जो है वो आउटपुट में डिस्प्ले करता है। हो गया।
तो 200 अगर नेगेटिव दिया है तो भी 200 प्लस का आएगा, और 200 प्लस का दिया है तो भी आउटपुट 200 प्लस का ही आएगा। ये काम बस एक ही करता है, पॉजिटिव डिस्प्ले करता है। मैटर नहीं करता कि आपने इनपुट नेगेटिव दिया या इनपुट पॉजिटिव दिया, जो भी वैल्यू होगी धनात्मक मान जो है आपका प्रिंट हो जाएगा। हो गया? चलो अब देखो अगला फंक्शन है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन का मतलब होता है किसी भी संख्या का ऊपरी गुणांक आउटपुट में डिस्प्ले करना। ऊपरी गुणांक का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या में अगर हम किसी संख्या का भाग देवें, ठीक है, तो उसका जस्ट आगे वाली नंबर, ध्यान से देखिएगा कि 35,13, तो 35 में जब 13 का भाग देते हैं तो 35 से ठीक बड़ी वो संख्या जो 13 से पूर्णतया विभाजित होगी वो आपका सीलिंग होगा। ठीक है, यानी कि 35 से बड़ी वह वैल्यू जो 13 से पूर्णतया विभाजित हो, कौन सी होगी? 39। तो सीलिंग मतलब होता है ये जो सीलिंग फैन कहलाते हैं, छत पंखे, ठीक है, तो छत की साइड में जो वैल्यू आएगी वो ले लेंगे। ठीक है, 144 और 12, जब 144 में ही 12 का भाग जा रहा है, यानी कि यदि दी गई संख्या में ही पूर्णतया भाग जाता है तो आंसर भी वही होता है। तो हमें 144 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं, आउटपुट हमारा यही हो जाएगा। अगला, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो हमेशा एरर आएगी, या तो दोनों प्लस के होने चाहिए या तो दोनों माइनस की होनी चाहिए, यानी कि दोनों वैल्यूज या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, तो ही आंसर आएगा, अन्यथा एरर आएगी। अगला, -172 से -40, एक बार माइनस माइनस हटा दो, 172 में 40 का भाग दो तो 172 से बड़ी वो संख्या जो 40 से विभाजित होगी वो क्या हो जाएगी? 200। माइनस था तो माइनस आ जाएगा। 100 कैसे हुआ है? 172 से बड़ी संख्या जो 40 से विभाजित होगी वो 200 होगी, तो आउटपुट में 200 आएगा। वापस सुन लो कि सीलिंग फंक्शन किसी भी संख्या का जो ऊपर गुणांक है, जो ऊपरी गुणांक है वो डिस्प्ले करता है। जैसे फंक्शन दिया, समझ लो सीलिंग 35,13, तो 35 से बड़ी वो संख्या जिसमें 13 का भाग जाता है वो हो जाएगा 39। यदि हमें जो संख्या दे रखी है जिसमें 12 का पूरा भाग जा रहा है तो हमें अलग से कोई भी संख्या लेने की जरूरत नहीं है, आउटपुट हमारा वही होगा। दोनों में से या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, सिंगल वैल्यू नेगेटिव होने पे हमारे पास एरर आएगी। जब दोनों माइनस में है तो छोटा सा लॉजिक लगाओ भाई, माइनस माइनस उड़ा दो एक बार, तो 172 से बड़ी वो संख्या जो 40 से विभाजित होगी वो क्या हो जाएगी? 200। अब क्या माइनस था तो 200 में माइनस वापस लगा दो। ठीक है, तो सीलिंग मतलब ऊपर की फंक्शन। ठीक है, हाँ क्लियर? उतारो। किसी भी संख्या का ऊपरी गुणांक जो है वो आउटपुट में डिस्प्ले किया जाता है। उतारो यहां तक। सीलिंग, ठीक है, इसका उल्टा फंक्शन चलता है फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है आंगन, तो वो नीचे वाला गुणांक आ जाएगा, ये ऊपरी गुणांक हो जाएगा। ठीक है,
हो गया? ठीक है। और लिख कर जितनी देर रह पाती जो, लिख कर जितनी देर रह पाती जो, शनिवार कल ही तो है, तो लगेगी तो मैसेज आ जाएगा, लगेगी 100% वैसे, क्योंकि कल मैं आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, तो कोर्स तो क्लास तो लगाऊंगा ना।